हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 5 में आ गए हैं। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग एंट्रोपी का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है ये सीखने वाले हैं। एंट्रोपी के पीवाईक्यू लेने से पहले सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। एंट्रोपी is regarded as a measure of disorderness of a system, यानी कि एक सिस्टम का में डिसऑर्डर कितना है उसका मेजर है एंट्रोपी, उसका माप है। रेंडमनेस बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस को, तो रेंडमनेस का मेजर भी बोल सकते हैं। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रेंडमनेस, जिसको हिंदी में हम लोग अव्यवस्था बोल सकते हैं। यानी कि एंट्रोपी बेसिकली एक डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस या अव्यवस्था का मेजर है। ठीक है। एंट्रोपी इज अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ एन सिस्टम, एक सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी है। अनअवेलेबल एनर्जी का मतलब ये हो गया कि इस एनर्जी को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये आपकी अनअवेलेबल एनर्जी है एंट्रोपी। एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, यानी कि एंट्रोपी बेसिकली एक फंक्शन है जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसका डायरेक्ट फंक्शन है एंट्रोपी। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी एक सिस्टम की, तो एंट्रोपी भी उस सिस्टम की इंक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट। यस। सबसे पहला पीवाईक्यू आपके सामने है केमिस्ट 2014 से। मेजर ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है। तो डिसऑर्डर का मेजर कौन है आप जानते हैं? एंट्रोपी। सिस्टम के डिसऑर्डर, रेंडमनेस या फिर उसकी अव्यवस्था का मेजर है, उसका माप है एंट्रोपी। केमिस्ट 2011 से ये क्वेश्चन है जिसमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज, यानी कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी की डेफिनेशन इन्होंने पूछी है। तो आपको बता देता हूं मैं कि किसी भी सिस्टम की 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एंट्रोपी होती है उसको स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोलते हैं। तो यही इसका आंसर है ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर जो एंट्रोपी होती है वो होती है आपकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी। अब फटाफट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बार आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को आराम से मिल सकता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है। एंट्रोपी और आपकी जो प्रायिकता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W, इनमें क्या संबंध है? ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W एंड एंट्रोपी वो कौन सा है? वो आपका ये है, ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W। इसको पहचान लो जरा। ठीक है। इसमें आपके W है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, K यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और ये जो पूरी इक्वेशन है S यानी कि एंट्रोपी इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग W, इसको हम लोग बोल्ट्जमान एंट्रोपी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें यदि हम लोग नेचुरल लॉग को यदि हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, S इज इक्वल टू 2.303 K log W। ठीक है। तो ये W और S यानी कि एंट्रोपी के बीच में रिलेशन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे जरा बच के रहना आप। एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फटाफट देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एक गैस का आप वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, यदि ये दोनों आप बढ़ाओगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, नो प्रॉब्लम, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। नंबर 3 देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इन ए रिएक्शन। एक रिएक्शन में यदि गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, है ना, यानी कि प्रोडक्ट साइड गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो ज्यादा है रिएक्टेंट साइड के कंपैरिजन में, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी उस सिस्टम में बढ़ जाएगी, यानी कि गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, यदि गैस का अमाउंट बढ़ गया, गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ गए एक रिएक्शन में, तो एंट्रोपी बढ़ गई। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक रिएक्शन के लिए यदि डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एन यानी कि क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पर ये गैसियस है केवल, है ना, प्रोडक्ट भी गैसियस होना चाहिए, रिएक्टेंट भी गैसियस होना चाहिए। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इसकी। ये जो डेल्टा एन का ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। यानी कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स यदि बढ़ गए एक रिएक्शन में तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि
आपने NaCl लिया और NaCl को अपने पानी में डाला तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए ना, तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ गई। आपने Cl2 लिया और Cl2 को 2 Cl एटम में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, ठीक है, तो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 हैं, ये 1 2 3 4 फैक्टर यदि इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया? अब पांचवा फैक्टर देख लेते हैं, वो फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट आप जानते हो, गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक मोशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि गैस फिजिकल स्टेट में रैंडमनेस, अव्यवस्था पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में लिक्विड के बाद में सॉलिड्स में पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है, उनको मूवमेंट करने की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो काफी कम होती है, इसलिए वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए एंट्रोपी सबसे कम होती है वो सॉलिड्स में होती है। तो ये फिजिकल स्टेट का ऑर्डर हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होती है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का मतलब हो गया, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को आप मिक्स करोगे तो एंट्रोपी आपकी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। दो नॉन रिएक्टिंग या फिर दो लिक्विड्स को आप मिक्स करोगे नॉन रिएक्टिंग, तो भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। या फिर आप पानी में ग्लूकोज मिक्स करोगे तो भी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सॉलिड ग्लूकोज है उसमें पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, लेकिन एक्वस मीडियम में जैसे वो आएंगे पानी में तो वो मूवमेंट बढ़ जाएगा, उनका रेंडमनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया? एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो वो पॉजिटिव, वो उसको फैक्टर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। अब आपके सामने ये एस.के. वर्मा प्रॉब्लम है, और एस.के. वर्मा जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। आपको ये बताना है कि किसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होगी और किसमें एंट्रोपी निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, निगेटिव का मतलब एंट्रोपी कम हो गई, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, H2O आइस से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो आइस से लिक्विड में, यानी कि सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, इसका मतलब एंट्रोपी इसमें बढ़ गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नंबर जो 2 केस है वो स्पेशल है। एक तो हमारे पास रो एग है, यानी कि बिना उबला अंडा, कच्चा अंडा। एक हमारे पास बॉइल्ड एग है, ठीक है। तो अंडे को जब रो एग को, यानी कि एग को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी का क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि रो जो एग होता है उसमें लिक्विड प्रोटीन होता है, प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में होता है, और बॉइल्ड एग में वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो आपको ये लगेगा कि एंट्रोपी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, तो एंट्रोपी कम हो गई। लेकिन ये नहीं है, सच्चाई ये है कि एंट्रोपी इसमें बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है उसका रीजन बताता हूँ। एंट्रोपी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो रो एग होता है, कच्चा अंडा होता है, उसमें जो प्रोटीन्स होता है वो, उसकी जो चेन्स होती है वो डेफिनेट तरीके से अरेंज रहती है, व्यवस्थित तरीके से जो प्रोटीन्स है वो अरेंज रहता है, उसकी यूनिट्स, ठीक है ना। और लेकिन जैसे ही आप उसको बॉईल करोगे तो बॉईल जो एग होता है उसमें क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। और प्रोटीन का हो जाता है डीनेचुरेशन। बात आपको समझ में आ रही है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन, जिससे जो लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन होता है वो आपका सॉलिड मास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब अंडे को बॉईल करते हैं तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है प्रोटीन की, जिससे उसकी जो प्रोटीन चेन्स होती है वो रेंडमली कोयल हो जाती है, रेंडमली कोयल यानी कि रेंडमली कोयल्ड होती है ना, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अरेंज नहीं होती है। इसलिए अंडे को जब भी बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोटीन्स के अरेंजमेंट में अव्यवस्था बढ़ जाती है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ जाती है। ये स्पेशल केस है, याद रखना, ठीक है। मतलब कच्चे अंडे में प्रोटीन की जो चेन्स है वो व्यवस्थित तरीके से थी, बॉईल कर देंगे तो वो अव्यवस्थित तरीके से हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर उसकी डिस्ट्रॉय हो गई, इसका मतलब अव्यवस्था बढ़ गई, ठीक है। यस। अब ये जो है ये हाँ, थर्ड केस जो है सी केस, वो है फॉस्फोरस का। व्हाइट फॉस्फोरस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस में। देखो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो P4 यूनिट्स की फॉर्म में होता है, और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो चेन की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? व्हाइट फॉस्फोरस के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसमें? व्हाइट फॉस्फोरस के केस में, जहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस में लॉन्ग चेन होती है तो मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, व्यवस्था बढ़ जाती है, अव्यवस्था कम हो जाती है, इसलिए
व्हाइट फॉस्फोरस से आप रेड फॉस्फोरस में आओगे तो आपकी अव्यवस्था कम हो जाएगी, है ना, व्यवस्था बढ़ जाएगी, यानी कि आपका एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपकी एंट्रोपी कम हो गई कुल मिलाकर के। डायमंड और ग्रेफाइट, देखो डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हो तो डायमंड बेसिकली क्या है, डायमंड आपका 3D स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन एटम्स का 3D नेटवर्क होता है, सारे कार्बन एटम आपस में लिंक्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, प्रॉपर 3D नेटवर्क होता है, सारे कार्बन की पोजीशन फिक्स होती है। ग्रेफाइट में 2D लेयर्स होती हैं कार्बन की, और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अरेंज होती हैं, जिनके बीच में वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर खिसक जाती है, यानी कि जो डायमंड में कार्बन एटम्स ज्यादा अरेंज्ड होते हैं और ग्रेफाइट में कम अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए डायमंड को जैसे ही ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही एंट्रोपी इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये 3 केस में बढ़ती है एंट्रोपी। एग वाला केस में लग रहा था कि बढ़नी चाहिए, सॉरी, लग रहा था कि कम होनी चाहिए क्योंकि लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन अंडे वाले केस में एंट्रोपी बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है इसलिए सॉलिड हो जाता है वो जो बॉइल्ड एग है वो। अब ये फर्स्ट ग्रेड में 2013 में क्वेश्चन आया कि बॉइल्ड एग इज हार्ड। ये देखो, उबला हुआ अंडा कठोर हो जाता है, तो भाई उबला हुआ अंडा कठोर किस लिए होता है, उसका रीजन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसलिए वो जो उबला हुआ अंडा है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है, वो एंट्रोपी की वजह से नहीं होता। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया था, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है बॉइल्ड एग इज हार्ड सो देयर इज, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होती है, ये बात सही है, इंक्रीज इन डिसऑर्डर, ये बात सही है कि बॉइल्ड एग में डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, लेकिन इन्होंने कहा बॉइल्ड एग इज हार्ड, यानी कि हार्ड किस वजह से है ये पूछा है इन्होंने। तो हार्ड किस वजह से है, वो एंट्रोपी बढ़ने की वजह से नहीं है, हार्ड तो प्रोटीन के डिनेचुरेशन की वजह से है। बात आपको समझ में आई? हाँ, ये पूछते कि एग को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, ठीक है ना, या बॉईल करने के दौरान क्या होता है, तो उसका आंसर होता है इंक्रीज इन डिसऑर्डर या इंक्रीज इन एंट्रोपी। बात समझ में आई है आपको? तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत थी, इस वजह से ये डिलीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने हार्ड होने का कारण पूछ लिया, तो भाई एंट्रोपी हार्ड होने में क्या रोल है एंट्रोपी का, वो तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है इसलिए हार्ड होती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया कि भाई ये रिएक्शन है, इसमें आपका एंट्रोपी चेंज आपको बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, हालांकि इनको देनी चाहिए थी फिजिकल स्टेट, लेकिन 2011 की बात है, नहीं दी तो नहीं दी, कोई बात नहीं। CO2 आपको पता है गैस होती है, तो अब देखो रिएक्टेंट साइड में केवल सॉलिड है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट साइड में सॉलिड प्लस गैस दोनों है, यानी कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, देखो, है ना। सॉलिड रिएक्टेंट साइड में जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0 हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं गैस के 1, तो इंक्रीज हो गया ना। तो गैस के नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव रहेगी इसमें। ठीक है, 2011 फर्स्ट ग्रेड। ये केमिस्ट PhD डिपार्टमेंट में जो केमिस्ट होते हैं, जूनियर केमिस्ट, 2011 का है, और इन्होंने कहा है मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज जनरली अकम्पेंड बाई, नॉन रिएक्टिंग गैसेज को मिक्स करते हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये यहाँ पर एग्जांपल में मैंने बता भी दिया कि A और B दो गैसेज हैं, आप जैसे ही इनके बीच का जो पार्टीशन है वो हटा लोगे, दोनों गैसेज आपस में मिक्स हो जाएंगी, तो एंट्रोपी देख लो बढ़ गई ना, अव्यवस्था बढ़ गई, है ना। तो सारे सिस्टम इस ओर जाते हैं कि उनकी एंट्रोपी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, अब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और कौन सी रिएक्शन में एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, कौन सी रिएक्शन में एंट्रोपी नेगेटिव होगी, उसका पता लगा सकते हैं। इसका पता आप इससे लगाएंगे, डेल्टा एन का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर GP, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। आप सिर्फ गैसियस लेंगे, और यदि ये जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो ज्यादा हुई 0 से, इसका मतलब एंट्रोपी क्या है आपकी, बढ़ गई। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज बढ़ जाती है एक रिएक्शन में, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है गैसेज के मोल्स के नंबर बढ़ने पर। ओके, फर्स्ट ग्रेड 2011 से क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट काफी इजी है, एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T। तो क्यू रिवर्सिबल क्या है, हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली है, नीचे T है टेम्परेचर, क्यू हीट है तो हीट की यूनिट हो गई जूल पर मोल, ठीक है, और आपका नीचे टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट हो गई केल्विन। ठीक है, तो यूनिट हो गई आपकी जूल पर मोल पर केल्विन, यही हो गई ना यूनिट। ठीक है, अब इन्होंने आंसर में जूल कहीं नहीं दिया, इन्होंने दिया है कैलोरी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हीट को कैलोरी में लिया है, यही यूनिट सही है यहाँ पर। तो ये नंबर 2 ऑप्शन आपका सही है, जूल पर मोल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन,
एकदम सही ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रेड 2013 का ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है भाई, सेकंड लॉ के हिसाब से तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड लॉ ने ये कह दिया कि सारे सिस्टम, सारे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जो नो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो उस डायरेक्शन में जाते हैं जिधर उनकी एंट्रोपी क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके, यानी कि एंट्रोपी बढ़ने की दिशा में वो मूव करते हैं सारे सिस्टम, ठीक है। एसीएफ 2011 का क्वेश्चन है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स देखो हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। और सेकंड लॉ कहता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है। तो सारे जितने भी सिस्टम हैं, नेचुरल प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे एंट्रोपी बढ़ने की दिशा में हो रहे हैं। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस तो देखो बढ़ रहे हैं ना, पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना अपने आप गिरता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट फ्लो होना ये भी अपने आप होता है, गर्म चीज के पास आप ठंडी चीज टच कर दो, अपने आप ठंडी चीज में हीट आ जाएगी, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से पानी का ऊपर से नीचे बहना, यानी कि पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आता है, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए हमें मोटर चलानी पड़ती है, मोटर जैसे ही बंद कर देंगे पानी का ऊपर जाना भी बंद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, और वो जो नेचुरल प्रोसेस है ना, इन सब में एंट्रोपी बढ़ रही है, इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का क्या हिसाब किताब है। फर्स्ट लॉ ने ये कहा है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी को न तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, न उसको खत्म कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं न खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स की एनर्जी क्या हो गई, सॉरी, एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ये बात फर्स्ट लॉ के हिसाब से है, और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है ना, ये बात सेकंड लॉ के हिसाब से है। केमिस्ट 2011 में एक रिएक्शन दे दी और पूछा है कि इसमें बता दो भाई कौन सी रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो आपको वही देखना है, नंबर ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उधर उसी रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं, इसमें रिएक्टेंट साइड में गैस का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोडक्ट साइड में गैस का ये प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब एंट्रोपी इसमें पॉजिटिव है, बढ़ रही है। यहाँ पर ये देखिए एक्वस फेज से सॉलिड फेज में, यानी कि ये एंट्रोपी कम हो रही है। यहाँ पर गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, 1.5 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, एंट्रोपी कम हो रही है। इधर रिएक्टेंट में गैस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर एक भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कम हो रही है। इसका मतलब पहले में नंबर ऑफ गैस ऑफ मोल्स इन ए रिएक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है। ये क्वेश्चन टेक्निकल एजुकेशन 2011 का है, इसमें बोला है सर्वाधिक एंट्रोपी किसमें घटती है, वन विच इन्वॉल्व्स लार्जेस्ट डिक्रीज किसमें हो रहा है वो देखते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन में रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में गैस का एक मॉलिक्यूल आ गया है, इसका मतलब एंट्रोपी इसमें बढ़ रही है, और ये डेल्टा एस का साइन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है। इधर देखते हैं गैस के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और इधर देखते हैं गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो कम हो गए, इसका मतलब एंट्रोपी भी कम हो गई, है ना। इधर इसमें देखते हैं नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स आपके 6 हैं, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। और इधर इसमें देखते हैं 7 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो एंट्रोपी भी आपकी बढ़ गई। लास्ट वाले में देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स इधर 3 हैं और इधर एक भी नहीं है, इसका मतलब इसकी भी घट गई। अब इसने क्या पूछा है, लार्जेस्ट डिक्रीज, सबसे ज्यादा किस में घटती है, यही पूछा है ना, सबसे ज्यादा किस में घटती है। तो सबसे ज्यादा किस में घटती है, घटने वाले केस देखो, घटने वाला एक तो केस सेकंड है, एक केस 4 है, लेकिन सेकंड केस में देखो रिएक्टेंट साइड में भी गैस है और प्रोडक्ट साइड में भी गैस है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी बहुत ज्यादा नहीं घटती है, क्योंकि दोनों तरफ गैस है ना, फिजिकल स्टेट का चेंज नहीं हो रहा, तो केवल गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं घट रही है एंट्रोपी। लेकिन फोर्थ केस आप देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में गैस है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में गैस है ही नहीं, वो प्योर सॉलिड है। इसका मतलब यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो गैस टू क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें एंट्रोपी सबसे ज्यादा गिर रही है, ठीक है। इसलिए नंबर 4 यहाँ पर सही है, जिसमें सर्वाधिक कम होती है एंट्रोपी। एसीएफ 2018 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेज, ये भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है। कौन सी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो फटाफट देखते हैं, पहला केस देखते हैं, लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में एंट्रोपी, तो इसमें तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, यस आपकी बात सही है। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज्ड फ्रॉम 0 to 115, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ये तो सबको पता है। अब इसमें देखते हैं, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सॉलिड आ गया, गैस आ गया, गैस आ गया, इसका मतलब सॉलिड से गैस कन्वर्जन हो रहा है। रिएक्टेंट साइड में गैस एक भी नहीं है, प्रोडक्ट साइड में दो मोल से गैस के, तो इसका मतलब इसमें भी
एंट्रोपी बढ़ रही है। इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल में H2 एक ही पार्टिकल है, यहाँ पर उसको H2 मॉलिक्यूल को हमने एटम में तोड़ दिया तो यहाँ पर 2 पार्टिकल हो गए, तो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो पहले वाले केस में जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वहां एंट्रोपी कम हो रही है। फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एंट्रोपी में परिवर्तन बताना है। तो भाई इसमें एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो डेल्टा एस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना, यानी कि मॉलिक्यूल को हमने एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले एक पार्टिकल था, एक मॉलिक्यूल था, अब 2 एटम हो गए, यानी कि 2 पार्टिकल हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, अव्यवस्था बढ़ गई, इसलिए आपकी एंट्रोपी बढ़ गई। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया ACF 2018 फर्स्ट ग्रेड 2018 में। इसमें 2 क्लोरीन के एटम लिए और इन्होंने एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया, यानी कि Cl प्लस Cl से इन्होंने बना दिया Cl2, यही तो बनाया ना, ठीक है। पहले 2 अलग अलग एटम थे, फिर एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। बात आपको समझ में आई। अब एक चीज आप समझ लो जरा, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी खर्च होती है, यानी कि डेल्टा H का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। किसमें, आपके बॉन्ड टूटता है तो, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि डेल्टा एच का साइन क्या हो गया, निगेटिव। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, यानी कि एब्जॉर्ब होती है। यहाँ बॉन्ड बन रहा है देखो, इसलिए डेल्टा एच तो क्या हो गया आपका, निगेटिव, ठीक है। अब डेल्टा एच निगेटिव हो गया, डेल्टा एस का देखना है। डेल्टा एस में भी देखो, पहले 2 पार्टिकल थे, बाद में एक ही पार्टिकल हो गया Cl2, इसका मतलब डेल्टा एस एंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों ही निगेटिव आएंगे, बोथ निगेटिव, दोनों का साइन पूछा इन्होंने, डेल्टा एस डेल्टा एच, ठीक है। दोनों के साइन निगेटिव होंगे, कोई बात नहीं है। ये टेक्निकल एजुकेशन 2011 का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा NH4Cl है, हमने वो वाटर में ऐड कर दिया है ना, यानी कि उसको डिसोल्व कर दिया, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया, ये देखो डिसोल्व करते ही टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब डेल्टा एच का और डेल्टा एस का साइन बताना है, तो भी टेम्परेचर, सॉल्यूशन बनाते टाइम टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, प्लस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस होगा, ठीक है। अब सोल्ट NH4Cl को जब भी हम पानी में डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस में Cl माइनस में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए ना, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी आपकी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई तो एंट्रोपी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, ऑप्शन 1 सही होगा, डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव। आगे अब देखते हैं एंट्रोपी का फॉर्मूला, ये आप जानते ही हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। क्यू रिवर्सिबल क्या है, हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली, ठीक है। अब ये तो हो गया डेल्टा एस। अब देखो कोई भी जो प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, यानी कि उसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, यानी कि वो स्वप्रवर्तित प्रक्रम है कि नहीं है, वो अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चेक करने के लिए आपको नेट एंट्रोपी ध्यान में रखनी होती है कि नेट एंट्रोपी 0 से ज्यादा है या नहीं है, टोटल एंट्रोपी। अब टोटल एंट्रोपी में कौन से एलिमेंट होते हैं देख लो जरा, टोटल एंट्रोपी सम होता है किसका, सिस्टम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग। दोनों में, सिस्टम और सराउंडिंग में जो एंट्रोपी का चेंज हो रहा है वो क्या होता है, एंट्रोपी टोटल, डेल्टा एस टोटल। अब जो डेल्टा एस टोटल है उसको डेल्टा एस यूनिवर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यूनिवर्स में 2 ही चीजें हैं, एक तो वो चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका हो गया सिस्टम, सिस्टम के अलावा बाकी पूरा यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स में 2 ही चीजें हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, तो दोनों की एंट्रोपी को जोड़ देंगे तो एंट्रोपी क्या किसकी आ गई, यूनिवर्स की आ गई। तो एंट्रोपी चाहे टोटल बोल दो चाहे डेल्टा एस यूनिवर्स बोल दो, एक ही बात है। अब डेल्टा एस टोटल के रेस्पेक्ट में, डेल्टा एस यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में किसी भी प्रोसेस की या किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी हम बता सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, अपने आप होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल भी इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है 0 से ज्यादा, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी किसी प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं, सुन लो कान खोल करके, ठीक है। जब किसी प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 यानी कि वो निगेटिव साइन है उसका, एंट्रोपी कम हो रही है,
ठीक है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो उस केस में वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है। यदि डेल्टा एस के साइन में टोटल डेल्टा एस यानी कि टोटल एंट्रोपी में चेंज या एंट्रोपी डेल्टा एस यूनिवर्स, इसके साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी उतनी की उतनी ही थी, प्रोसेस से पहले भी प्रोसेस के बाद भी, इसका मतलब वो जो प्रोसेस है आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसका मतलब ये हुआ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सुन लो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा कि नहीं होगा उसकी कंडीशन, और वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या उसकी कंडीशन। ये तीनों आपके सामने हैं। डेल्टा एस यूनिवर्स बोल दो चाहे डेल्टा एस टोटल बोल दो, एक ही बात है। जो टोटल है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम है। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर 2016 में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। Which of the following process is neither spontaneous nor irreversible, यानी कि ऐसा कौन सा है जो स्पॉन्टेनियस भी नहीं है और इरिवर्सिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो भाई सीधी सी बात है, आप चेक कर लो फटाफट। देखो जल ढाल पर नीचे की ओर बहता है, तो भाई जल नीचे की ओर बहता है, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो डेनियल सेल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसकी रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 की, तो इसमें Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस CuS बन जाएगा, ये भी अपने आप होगा। ये हम ऐसा थोड़ी है कि एक एक Zn को खींच करके Cu की जगह रखेंगे तब जाके ZnSO4 बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप होगा। आप CuSO4 में Zn डाल दो, आगे का काम अपने आप होगा, इसका मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक विलेय का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, हाँ भाई ठीक है, एक एक सोल्यूट हमेशा कम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, वो तो जाएगा भाई, है ना। तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें आएगा नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई, इसमें जो तीनों दिया हुआ है वो तीनों ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया अभी टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD 22 में और फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी इन्होंने पूछा है, इन जनरल एंट्रोपी चेंज ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि स्व प्रवर्तित प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। भाई एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा स्पॉन्टेनियस में, अभी हमने देखा है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव होता है, और इक्विलिब्रियम में जब होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया कि टेक्निकल असिस्टेंट में कि भाई कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है एंट्रोपी चेंज के टर्म्स में। तो एंट्रोपी चेंज आपको पता है डेल्टा एस जो टोटल है, डेल्टा एस टोटल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एंट्रोपी का साइन क्या होना चाहिए, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एस टोटल की डेफिनेशन आप जानते हो वो क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। डेल्टा एस टोटल यानी कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वो आपका होता है डेल्टा एस टोटल, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 3 नंबर सही है। केवल सिस्टम की एंट्रोपी कभी नहीं ले सकते, केवल सराउंडिंग की एंट्रोपी कभी नहीं ले सकते, केवल सिस्टम की कभी नहीं ले सकते, तो 1, 2 और 4 तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। दोनों का जब सम करेंगे वही डेल्टा एस टोटल होगा, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। 2018 में एक और क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए आपको पता है ना, डेल्टा एस टोटल, फिर मैंने ये गलत लिख दिया, ये सही है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, यानी कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें नंबर 1 सही है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0, ये एकदम सही है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग एंट्रोपी के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग वो पार्ट जरूर देखेंगे, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।